नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको या फिर आपके रिलेटेड या फिर आपके क्लास के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप आसानी से उनको देख सकें। जैसा कि मैंने पिछला क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था, पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता, ये कक्षा 8 का साइंस का 12वां चैप्टर है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। ओके, मैंने पौधों और पेड़ के बारे में अंतर बताया था। पौधों किसको बोलते हैं हम लोग? जो छोटा होता है वो पौधा कहलाता है। इसका तना क्या होता है? नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा मुलायम होता है। ठीक है, और वहीं पर पेड़ जो होता है उसका तना क्या होता है? टाइट होता है, कठोर होता है, काला होता है, और पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा होता है। जंतुओं की बात करें हम लोग तो जंतु किसको बोलते हैं? जिनका जन्म हुआ हो वो क्या कहलाएगा? जंतु कहलाएगा। और संरक्षण मैंने बताया था कि जब मानव जाति के साथ साथ दूसरे प्राणी भी, दूसरे जानवर और पेड़ पौधे आपस में मिलकर रहेंगे तो वो क्या कहा जाएगा? संरक्षण कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता। जैव मैंने बताया था, जैव किसको बोलेंगे? सजीव को। चाहे पादप हो, पादप में क्या आ गया आपका? पेड़ पौधा, या फिर चाहे जानवर हो, जानवर में क्या आ गया? मानव भी क्या है? सामाजिक प्राणी है या फिर सामाजिक जानवर है। ठीक है, और जो गधा बैल बकरी वो भी जानवर है। तो जैव विविधता मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार के। ओके, ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। और यहाँ तक मैंने बताया था कि सरकार जो है अलग अलग पेड़ पौधों को बचाने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अभ्यारण्य बताया था, राष्ट्रीय पार्क बताया था, और जैव मंडल आरक्षित नहीं बताया था। वो मैंने इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो में वॉइस क्या हो गई है? गायब हो गई है, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो इतना मैंने लास्ट में लिखा था, तो उसको मैं फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी इसके बाद मिटाने के बाद आपको फिर से मैं बता दूंगा जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? विलुप्त पौधे। ठीक है, विलुप्त पौधे हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे पौधे जो हमारे वातावरण से किसी कारण उनकी जाति क्या हो गई हो? समाप्त हो गई हो, मतलब वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, मतलब गुजर गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलुप्त पौधे बोलते हैं। ठीक है, कुछ सालों तक हमारे साथ थे, लेकिन हमारा आचरण, जो हम लोग स्वभाव है, हमारा स्वभाव के कारण, चाहे हम लोग क्या करें, कुछ गलत काम करें, तो उसका ही प्रभाव किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं? दूसरे प्राणी पर भी पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कभी क्या करते हैं? डेवलपमेंट के नाम पर रोड बनाने के लिए पेड़ पौधे को काट देते हैं, या फिर घर बनाने के लिए पेड़ पौधे को काट देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है? धीरे धीरे जंगल समाप्त हो रही है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से क्या हो रही है? बढ़ रही है। 135 करोड़ हम लोग आ गए हैं अभी, और नहीं पता कितना बढ़ेगा। तो 135 करोड़ व्यक्ति को रखने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए ना। और घर कहाँ पर कटेगा? जो जंगल होंगे पहले से, उस जंगल को काटा जाएगा। जब उस जंगल को काटा जाएगा तो वो भी पहले किसी का क्या था? घर था। कोई पौधे का घर होगा या फिर कोई जानवर का घर होगा। तो ठीक है, तो वो पेड़ पौधे कट जाएंगे और वो हमारे वातावरण से क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो विलुप्त पौधे उसी पौधे को बोलेंगे जो हमारे वातावरण से क्या हो चुके हैं? किसी न किसी कारण से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, वो कारण क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, या फिर हमारे ज़्यादा प्रदूषण करने के कारण पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ गया हो, उस कारण से हो सकता है। या फिर हम लोग जो अपने दैनिक कार्य में मोटर गाड़ी ये सब चलाते हैं, उसके कारण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है और गर्मी को भी बढ़ाती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। ठंड ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि हम लोग जो वातावरण में अपने दिनचर्या में जो परिवर्तन ला रहे हैं, उसके कारण वातावरण में भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, और किसी न किसी प्रकार से वो परिवर्तन हमको नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं शैवाल, कवक, बायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है? विलुप्त पौधे हो चुके हैं, जो कि आज हम लोगों को ये अपने आसपास या वातावरण में हमारे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विलुप्त जंतु भी उसी प्रकार का हो गया। यहाँ पे पौधे की जगह पे क्या बोलेंगे हम लोग? वैसे जंतु जो हमारे वातावरण से किसी कारण उनकी जाति क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, तो वो क्या कहा जाएगा? आपका विलुप्त जंतु कहा जाएगा। ठीक है, मॉरिशस का एक पक्षी था, मॉरिशस का एक पक्षी डेडो जो था वो क्या हो चुका है? अभी समाप्त हो चुका है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? विलुप्त जंतु बोलेंगे। उदाहरण के तौर पर एक और ले सकते हैं, डायनासोरस, जैसे कि हम लोगों को बच्चे में कहानी सुने हैं, या फिर हम लोग बोलते भी हैं कि छिपकली जो है डायनासोरस का क्या है? जाति का है। तो मतलब छिपकली के ही जैसा क्या होता था? डायनासोरस होता था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो है उनको देख नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है?
वातावरण में परिवर्तन के कारण ये सब प्राणी क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। यदि वातावरण में परिवर्तन नहीं आता तो आज भी हम लोग किनको देख पाते, डायनासोरस को देख पाते हैं, या फिर मॉरिशस का ढीलो पक्षी को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए विलुप्त प्राय जंतु किसको बोलेंगे हम लोग, वे जंतु जो अपने अस्तित्व के लिए क्या है, संघर्षता है, कि मतलब वो जंतु जो है अभी हमारे बीच में है, अभी हमारे बीच में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपना जीवन के लिए। तो वो कुछ समय आगे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को इस वातावरण में कितना ढाल पा रहे हैं। यदि वो अपने आप को इस वातावरण में नहीं ढाल पाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, जिस प्रकार से डायनासोरस और गेटो समाप्त हो चुका है, उसी प्रकार से ये सब पक्षी भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, या फिर जानवर जो है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कछुआ, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा कछुआ देखते थे, आजकल आपको कहाँ पे मिलेगा, चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा, नहीं तो पहले हमारे गाँव में भी हुआ करता था। ठीक है, घड़ियाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी है, आप चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं, मगरमच्छ को देख सकते हैं जाकर चिड़ियाघर में, सांप को देख सकते हैं, बिच्छू को देख सकते हैं। ये सब पहले हमारे आसपास ही हुआ करते थे, हमारे बीच में ही रहते थे, लेकिन अभी क्या हो चुका है, ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या जो है कम होते जा रही है। ठीक है, आदमी क्या अपने घर बनाने के लिए या फिर उनसे बचने के लिए, कभी कोई जानवर होता है खतरनाक होता है, जैसे सांप हम लोग देखते थे, उन लोगों को लगता नहीं काट सकता है, तो हम लोग पहले उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन वो भी क्या हमारे बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, गिरगिट हो गया, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। कबूतर पहले हम लोग का हर एक घर में होता था, कबूतर गांव में हो या शहर में तो नहीं, गांव में हर एक घर में होता था, लेकिन आजकल गांव में भी देखने को आपको ये नहीं मिलेगा। और यदि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तब आप देख सकते हैं कबूतर। ठीक है, तो कबूतर भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। गिद्ध हो गया, चील हो गया आदि, ये सब जानवर के अभी तो हमारे वातावरण में, पर्यावरण में है, लेकिन कुछ समय के बाद यदि ये संघर्ष इसी संघर्ष घड़ी में ही हमेशा रहे तो कुछ समय के बाद ये भी क्या हो जाएंगे, संघर्ष करते करते ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये देख लीजिए आप। जो पिछला टॉपिक्स बचा हुआ है उसको मैं पहले कवर कर लेता हूँ। ये लास्ट टॉपिक था जो कि मुझे आप लोगों को बताना है। और पिछला मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय पार्क तक बता दिया था, राष्ट्रीय पार्क पर छोड़ा था। तो आज हम लोग राष्ट्रीय पार्क से आगे देखते हैं कि जो सरकार है पेड़ पक्षी या फिर पौधों को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। अभ्यारण्य मैंने बता चुका था आप लोगों को, पिछला वीडियो में नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इसके पीछे वाला वीडियो। आज अब चलिए देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको बोलेंगे। सरकार के द्वारा पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक अच्छा कदम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए जैव मंडल किनको बोलेंगे हम लोग। जैव मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था सजीव, चाहे पादप हो या फिर जानवर हो। पादप बोलने का मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, और जानवर बोलने का मतलब सामाजिक प्राणी, जंतु, ठीक है, जिनका भी जन्म हुआ हो। ठीक है, मंडल मतलब क्षेत्र हो गया जहाँ पर वो रहते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे हम लोग, जैव मंडल। आरक्षित क्षेत्र, यदि आप कभी ट्रेन से सफ़र किए होंगे या फिर लोग एरोप्लेन से भी किए होंगे तो वहाँ पर आपको एक टिकट दिया जाता है, ठीक है, और उस टिकट पे लिखा रहता है कि सीट नंबर, कि कौन सा सीट आपके लिए, कौन सा बोगी में, या फिर बोगी नंबर भी लिखा रहता है कि स्लीपर S3, S4, S5, ट्रेन का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सीट नंबर भी दिया रहता है 13, 14, 15 वाटेवर भी, जो भी कुछ होगा। तो इस प्रकार से आपको टिकट दिया जाता है, आप उसके लिए कुछ पैसा पे करते हैं, ठीक है, और आप जब ट्रेन पे जाते हैं बैठ जाकर उस सीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे एक दूसरा बोगी भी लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल, क्या बोलते हैं, जनरल बोगी बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पैसा दीजिए, मान लीजिए 80-85 रुपया दिया और आपको एक टिकट मिलेगा,
आप टिकट लीजिए और उस टिकट पे आपका सीट नंबर नहीं लिखा हुआ रहेगा, कि मतलब आप टिकट ले मिल गया आपको, आप जनरल डब्बा में जाइए, जहाँ आपको सीट मिलता है जाकर बैठ जाइए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ टिकट दे दिया गया, आपके लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया, बस आप भेड़िया धसाने के साथ घुस जाइए, तो ये क्या हो गया, अनारक्षित। मतलब जो आपके लिए क्या है, आरक्षित नहीं किया गया है, उसको हम लोग अनारक्षित बोल देंगे। और यहाँ पे देखिए आपको सीट नंबर के साथ बोगी नंबर हर एक चीज़ बता रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आरक्षित। कि मतलब यहाँ पर आप जाइएगा तो ये सीट आपके लिए ही तैयार रहेगा, सिर्फ उस पर आप ही बैठ सकते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप उसको बोल सकते हैं भाई उठ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मुझे बैठना है। तो ठीक उसी प्रकार जैव मंडल, तो सरकार क्या किया है, कुछ आदिवासी जो लोग उस जंगल में पहले से ही रह रहे हैं वो, और जो जानवर उस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो, उन लोगों के लिए क्या कर दिया गया है, वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है, कि मतलब आप लोगों को ही इस क्षेत्र में रहना है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाहता है तो उनको सबसे पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, सरकार उनको परमिशन देगी, तब वो जाकर उस क्षेत्र को सिर्फ क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, रह नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि बाहर से आदमी जाकर बसने लगेगा तो वो क्या करने लगेगा, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लगेगा, और जो वहाँ की परंपरा है उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मैं प्रवासी का ही बात करूँ, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, जो व्यक्ति दूसरे के यहाँ गया है उनका कुछ अपना अलग कल्चर होगा, और जो व्यक्ति वहाँ पर है वो अपने घर पर है, उनका कुछ अलग कल्चर होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए बाहर से कोई व्यक्ति गया है तो इन दोनों का कल्चर क्या कभी मैच कर पाएगा, नहीं। या फिर जो व्यक्ति बाहर से गया है इसको अपना कल्चर बदलना पड़ेगा, या फिर जिसके यहाँ गया है इसको अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। तो मतलब जो कल्चर है वो दोनों कल्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, फ्यूजन जिसको हम लोग बोलते हैं, मिल जाएगा। तो ये होगा, और इससे क्या होता है, नुकसान होता है कि हमारा एक संस्कृति का क्या हो गया, विघटन हो गया, या फिर समाप्त हो गया। जो विलुप्त, अभी मैंने बताया आपको, विलुप्त प्राणी, विलुप्त जंतु और पौधे, तो उसी प्रकार संस्कृति भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इस सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, आरक्षण कर दिया गया है। तो लिखिए, इसको बोलेंगे वह विशाल क्षेत्र, जहाँ पौधे, जंतु एवं आदिवासी, जहाँ पौधे, जंतु और आदिवासी आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया है। सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया हो, सुरक्षित किया गया हो। अभी मैंने आपको बताया जैसे सरकार क्या करेगी, किसके किसके लिए, विशाल क्षेत्र मतलब भूमिखंड, पौधे के लिए, जंतु के लिए और आदिवासियों के लिए। आदिवासी किनको बोलते हैं,
जो जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं और पुराने रीति रिवाज से चलते हैं, वो क्या हो गए, आदिवासी हो गए। और उनके पारंपरिक मतलब कि जो संस्कृति है, उस संस्कृति में उनके कोई बदलाव नहीं आए, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जो है उनमें कुछ दखल न डाले। ठीक है, सिर्फ जीवन यापन अपने जीवन को चलाने के लिए सभी संसाधनों का सरकार क्या करती है, उनके लिए सुरक्षित करती है। सरकार उनके लिए सभी संसाधनों को क्या कर देती है, सुरक्षित करती है, ताकि बाहर के लोग आकर उनके संसाधनों का कोई दोहन ना करें। तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए 2010 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित कर दिया गया। यदि पूछा जाएगा कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के बारे में यदि पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, वर्ष 2010 में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष पूछा गया है, तो आप कौन सा वर्ष बताइएगा, वर्ष 2010 किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ओके, और अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, 22 मई को जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब से मनाते आ रहे हैं, 2010 से मनाते आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले दिन हम लोग फिर से मिलते हैं।